हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जब आज का बाई इलेक्शन था उस वक्त सब साथियों से रोज मिलना जुलना होता था। उसके बाद एक रतिया का बाई इलेक्शन आया था, सब भी रोज मिलना था। आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया। आज भी आपसे उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को चौधरी देवलाल जी का जो सम्मान दिवस है, उस सम्मान दिवस में आप सबको निमंत्रण देने आए, आमंत्रित करने के लिए आए। उम्मीद करूंगा कि आप सब साथी उसमें आएंगे और जहां आप आकर के हमारा इज्जत बढ़ाने का काम करेंगे, वही पूरे प्रदेश में, देश में आपकी कलम से, आपके मीडिया के अलग अलग चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश को एक नया संदेश 25 तारीख को आप देने का काम करें। 25 तारीख की जो सम्मान दिवस रैली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत बड़े मायने होंगे। बहुत लंबे समय से देश के अंदर विपक्ष जो है बिखरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई थी, इस 8 वर्ष में कहीं विपक्ष ने एकजुट होकर के इस बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे ही जेल से रिहा हुए, उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि नए सिरे से देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हो और भाजपा के जो गलत फैसले हैं, जो गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, इनके खिलाफ हमें एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हर वर्ग के लोग जो है मौजूदा सरकार से दुखी है, परेशान है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकार है। जो निर्णय इन सरकारों ने पिछले दिनों में लिए, उससे लोगों का मन भाजपा से ऊब चुका है और लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। और बदलाव के लिए लोगों की एक इच्छा थी कि विपक्ष इकट्ठा हो ताकि हम किसी पे भरोसा करके अपना वोट दे सकें। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कृषि के खेती करने वाले लोग जो हैं, अगर मेरी दूसरी दफा सरकार बनी तो मैं उनकी आय 2 गुना करूंगा, उनकी फसल की कीमत 2022 तक 2 गुना बढ़ा दूंगा। फसल के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन कृषि के 3 काले कानून ऐसे बना दिए गए थे उस वक्त में, जिसकी वजह से 13 महीने तक लाखों लोगों को, जो खेती करने वाले थे, जो कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अपना घर, परिवार, बच्चे, खेत सब कुछ छोड़कर एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ चलाना पड़ा। उसके बाद के जो निर्णय थे, महंगाई कम करने की बात थी। आज बेशुमार महंगाई है, आज लोग महंगाई से भी परेशान हैं। वहीं देश को आज आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके चौटाला साहब ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि मैं सारे विपक्ष के लोगों को एक मंच पे लेकर के आऊं। सम्मान दिवस पे 25 तारीख को चौटाला साहब अपने प्रयास में बहुत हद तक सफल है। जो नेता हारे हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो किसी वक्त में चौधरी देवीलाल जी के साथी रहे और जिनको सबको चौधरी देवीलाल ने इकट्ठा करके जनता दल का गठन किया था और इस देश से कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की सरकार को सत्ता से मार किया। आज फिर उसी किस्म के हालात इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। आज लोग बदलाव चाहते हैं। चौटाला साहब ने जिन जिन नेताओं को निमंत्रण दिया, उन सब ने आने की हामी भरी है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आएंगे, शरद
पवार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी आएंगे, सरदार प्रकाश सिंह बादल आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो, और गुलाम नबी आजाद जो है उन्होंने भी कहा है कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं। अगर मैं किसी कारणवश क्योंकि मेरे घाटी के कार्यक्रम में नहीं आया तो मेरा पार्टी का एक सीनियर साथी आपको स्टेज पे जरूर पहुंचे। इसी तरह से बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने एक सीनियर साथी की जिम्मेवारी लगाई है, वो भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ मेघालय के जो गवर्नर है सतपाल मलिक जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से स्वीकृति दी आने की। चंद्रशेखर राव की तरफ से भी और इसी तरह उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनेक साउथ के भी नेता जो है इसमें आएंगे। तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार है वो भी इसमें आएंगे, केसी त्यागी आएंगे, अखिलेश नहीं आ रहा, और कुछ साथी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह आएंगे, जिन्होंने अपना हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में किसान नेता है वो भी आएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने जिनको निमंत्रण दिया है उनमें 90% लोगों ने जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करी, आएंगे। 90% जो नहीं आएंगे उनके संदेश आएंगे सब कि वो भी आज जहाँ चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वहां उन्होंने अपने संदेश में ये लिखा है जो हम पढ़ करके वहां सुनाएंगे कि हम जो ये लोग फैसला लेंगे हम इनके साथ ही खड़े होकर के आगे की लड़ाई को लड़ने का काम करें। इस सम्मान दिवस में आपकी कलम से एक मैसेज जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करोगे। आप सब आए, आप सबने आज आकर के जहां आज संदेश देने का काम करोगे, आपके माध्यम से मैं प्रदेश के लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि केवल मात्र एक दिन बीच में बचा है। 25 तारीख को आप हमेशा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हो। अब की बार जहां चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो वहीं पूरे देश में एक संदेश देने का काम करो। इतनी बड़ी संख्या में फतेहाबाद में पहुंचो कि देश में एक संदेश है। बदलाव हरियाणा से शुरू हो चुका है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा सत्ता से पार होगी और गठबंधन जो है उस सत्ता के अंदर काबिज होगा। तो आपकी तरफ से स्वागत है। आमतौर पे जो लोगों से बात होती है वो कह रहे हैं कि हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आता, कोई चेहरा प्राइम मिनिस्टर का नजर नहीं आता। क्या ये रैली कोई ऐसा चेहरा दे पाएंगे? इस रैली के अंदर जितने भी नेता लोग आ रहे हैं उन सब ने फैसला करना है बैठ करके। आप ये मान करके चलो किसी भी चीज की नींव जो है हम रखते हैं, कोई मकान भी अगर बनाना शुरू करते हैं तो उसकी छत ढलते ढलते 4-6 महीने लग जाते हैं। इस रैली के अंदर जितने सम्मान दिवस में जो लीडर्स आएंगे उन सब ने एक मन बनाया कि हम सब इकट्ठे होकर के अब की बार भाजपा के खिलाफ 2024 के चुनाव में एक सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने का काम करें। तो फिर मान के चलो जनता दल के वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को चेहरा बढ़ाकर इस देश के अंदर कांग्रेस को सत्ता से पार किया था। तो इसमें भी मान के चलो अब जो नेता इकट्ठे होंगे इनकी अगली 1-2 मीटिंग में तय हो जाएगा कि हमारा किसके नेतृत्व में हमने लड़ाई, कौन इसका संयोजक बनेगा, कौन इसका चेयरमैन बनेगा, कौन पार्लियामेंट्री बोर्ड में बनेगा। ये सब चीजें बाद में तय, लेकिन तय होगी, जरूर तय। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी काफी मुद्दे पर, महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसको लेके भी रैली में कुछ किया जाएगा? इसको लेके कोई ऐसी पॉलिसी या कोई साझा? हम तो पहले दिन से ही जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गलत फैसले हैं
उनके खिलाफ हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहल करी है, हमेशा लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसान आंदोलन का जब आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन की बात थी, चाहे महंगाई की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, चाहे कोई कानून व्यवस्था की बात है, चाहे कोई बेरोजगारी की बात है, हमारी पार्टी तो जहां विधानसभा में 90 विधानसभा के सदस्य है, मैं अकेला ऐसा विधायक हूं जिसकी प्रेजेंस जो है आप लोग सब देखते हो। और मैं जब विधानसभा में जाता हूं तो मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करता हूं जो सरकार के गलत निर्णय होते हैं। मेरी कॉलिंग अटेंशन उन्हीं पे लगती है और मैं उन्हीं पे सरकार को घेरने का काम करता हूं। जो अपने आप को विपक्ष करता है वो तो आज सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार पिछले 7-8 साल से आप सभी आकलन कर सकते हो। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ था सुभाष चंद्रा का, उस दिन से लेकर के आज तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय थे उन्होंने किसी ना किसी बहाने से उसका साथ निभाने का काम किया है। या आपके नगर पालिका के चुनाव तक का ले लो, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े ना करके सिंबल पे ना लगा करके बीजेपी की मदद करी थी। और अब पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें भी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़े। सिंबल पे चुनाव ना लड़ करके कहीं बीजेपी की मदद करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की कठपुतली है, उसकी जेब में है। जो निर्णय बीजेपी लेती है, जो उनको कहते हैं उनके मुंह में डालते हैं, वो बोल देते हैं। अभिषेक जी, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शामिल करवाया जा रहा है बीजेपी के अंदर, इस तरह से देखते हैं कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खत्म तो होगी नहीं, रह कहां पे? आप बता दें मुझे कहां पे है। अगर खत्म ना होते तो फिर खत्म के उस दिन हो गए थे जिस दिन इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर के समझौता कर दिया। चौधरी देवीलाल ने कभी भी किसी भी स्टेज के उन लोगों के साथ समझौता नहीं किया जिन्होंने आम लोगों को तकलीफ पहुंचाई। छोटी बातें हैं, इनका जिक्र ही ना करो। और इस रैली से संबंधित, देश से संबंधित उन लोगों का जिक्र करो जो खत्म हो चुके, जिनके बाइक छीन दिए जाते हैं, जिनको मंच से उतार दिया जाता है, जिनके गले पकड़ दिए जाते हैं। आप उनके चर्चे करके मजे लेने का काम करो। स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, स्कूलों को खाली कर। आज ऐसी हालत है इस सरकार के जो गलत निर्णय, इसी की वजह से लोग आज सरकार से परेशान है। हमारे हरियाणा के अंदर विशेष रूप से ये सरकार बनने के बाद 3 काम किए। पहला काम किया, जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाई थी 100 रुपया माह, उस पेंशन को जिन्होंने वायदे तो किए थे कि हम हर वर्ष 200 रुपया बढ़ाएंगे, अब वो 200 रुपया नहीं बढ़ाया। इनके सहयोगी कहते थे 5100 करेंगे, उनका तो बेचारों का कुछ कहीं कोई संबंध ही नहीं। लेकिन वो 200 बढ़ाने के बजाय 2 लाख का कैप लगा करके पेंशन काटनी शुरू कर दी। हम 25 तारीख को इसके ऊपर बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी कीमत पे बुजुर्ग की पेंशन को नहीं कटने देंगे। इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन, कितनी बड़ी लड़ाई करनी। नंबर 2, दूसरा जो इन्होंने काम किया है वो किया है कि गरीब का बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाई ना कर सके। चौधरी देवीलाल ने 1 रुपया गरीब के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसको लालच दिया था कि इसको मैं रुपया दूंगा सरकार की तरफ से तो ये स्कूल में जाएगा। इन्होंने उसको 1 रुपये को बढ़ाना चाहिए था आज के वक्त के हिसाब से, और गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए और अच्छे प्रबंध करने चाहिए। चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे 87 में, हरियाणा का बजट केवल 8000 करोड़ का था। आज वो बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख के करोड़ के बजट के अंदर सुविधाएं ज्यादा मिलनी चाहिए या सुविधाएं खत्म करनी चाहिए। इन्होंने वो सुविधाएं जो गरीब का बच्चा पढ़ करके कल को कहीं कोई अधिकारी बन जाए, कल को कहीं कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो अनपढ़ रहे, गरीब और गरीब हो जाए, इसके लिए ये स्कूल बंद कर दें। हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि केमिस्ट्री का जो टीचर है वो मैथ भी पढ़ाएगा। फिर तो अगर केमिस्ट्री का टीचर मैथ पढ़ा सकता है तो
फिर तो गवर्नर है, मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर तो मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पोस्ट के ऊपर गवर्नर बैठा है तो मुख्यमंत्री का क्या काम है? तो इस तरह की बात मुख्यमंत्री कह करके हमारे गरीब के बच्चों के साथ मजाक करते हैं। तीसरा जो काम किया वो किया नशे का। हमारे प्रदेश के अंदर कोई नशा नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ी कहावत थी, पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था हरियाणा कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खंड। आज दूध दही तो खत्म कर दिया। अब हर गली मोहल्ले में, चाहे शहर है, चाहे गांव है, चाहे कोई कस्बा है, आज कोई कमी नहीं है नशे की। फतेहाबाद जिला तो विशेष रूप से फतेहाबाद और सरसा इससे इफेक्टेड है। मैंने कितनी दफा विधानसभा में इस बात को लेकर के सरकार के साथ खुल करके बताया कि नशा बिकवा कौन है। सत्ता में बैठे लोग नशा बिकवा रहे हैं, तभी तो इनके माइक छीने जाते हैं कि गले को दिया कि जो है वहाँ काफी नशा बिक रहा है और पुलिस इसमें संलिप्त है। इस कई तरह के सवाल उठते हैं। जब सरकार में बैठा व्यक्ति जो सरकार में कहीं कदावर जगह पे हो, जो इन्फ्लुएंस रखता होगा, तो पुलिस को भी मजबूर करता है। पुलिस का कोई हर सिपाही, हर पुलिस का कोई अधिकारी जो है नशा बिकवाना नहीं चाहता। कोई 1, 2, 4, 6 होते हैं तो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पुलिस को तो बेबस किया जाता है सरकार की तरफ से। बिहार में सरकार के निर्णय से लेकर के आपकी जो रैली का समय आ रहा है, इस दौरान अचानक से देश में ईडी सीबीआई की छापेमारी बढ़ गई। इस चुनौती में आपको लगता है कि लोगों को एकत्र करना, खासकर जो वर्कर हैं, नेता लोग जो आपसे जुड़ेंगे, उनको इकट्ठा करना आपके लिए चुनौती? इस चुनौती से कैसे? इसमें कोई चुनौती नहीं बची। अब जितना इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, राजनीति को भी कहीं पैसे के साथ जोड़ने का काम किया। एक सरकार नहीं तोड़ी इन्होंने। सबसे पहले जो इन्होंने शुरुआत करी थी कर्नाटक से, देवगौड़ा जी के बेटे की, कुमार स्वामी जी की जो सरकार थी, पैसे के बलबूते पे इन्होंने तोड़ी। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को पैसे के बलबूते, और उसके बाद राजस्थान में प्रयास किया, झारखंड में प्रयास किया और बिहार में भी प्रयास किया, लेकिन तीनों जगह मुंह की खाड़ी थी। तीनों जगह दिन। अब पंजाब में भी एक प्रयास किया, दिल्ली में एक प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से सब लोगों के सामने नंगा हो चुकी है कि ये पार्टी प्रजातंत्र में, ये पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये तो केवल पैसा तंत्र के बलबूते के ऊपर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सत्ता से पार करेंगे। 2024 हर हालत में भाजपा सत्ता से पार हो। देश की आर्थिक हड़ताल पर बैठे प्रदेश भर के अंदर। आप ये देखो कि कितने बड़े किसान के विरोधी हैं। जिस धान के ऊपर एक्सपोर्ट में कोई एक नया पैसा सरकार की तरफ से टैक्स के रूप में नहीं दिया जाता, कोई भी हम एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलते हैं कि यहाँ से जितना सामान बाहर जाएगा हम उतना ही विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे, डॉलर्स आएगा, उससे हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। इन्होंने किसान की अब की बार फसल की कीमत अच्छी थी, धान की अच्छा रेट मिल रहा था, ये तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जो रशिया का और यूक्रेन का विवाद है उसकी वजह से अब की बार धान के भाव बढ़े हुए और मिडल ईस्ट से हमें जो है अच्छा रेट मिल रहा था। केवल किसान को अच्छे दाम ना मिले इसलिए 20% इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगाने का काम किया। ये जानबूझकर किया है जिससे व्यापारी भी परेशान हो, किसान भी परेशान। दूसरा कर दिया ये ई टेंडरिंग का सिस्टम कि हम जो है सारी फसल जो है ई टेंडर के थ्रू खरीदने का काम है। मतलब किसान का और व्यापारी का जो संबंध है ये खत्म करना चाहते हैं। ये तो लड़ाई में विश्वास रखते हैं, ये तो लड़ा करके कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। 30 साल से आपकी रैलियां दौड़ रही, इतनी भीड़ कभी किसी रैलियों में देखी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोल आउटकम नजर नहीं आता जब वोट होता है। हमने तो
रैलियां करके बहुत बड़े बड़े बदलाव किए, आप कहते हो आउटकम नजर नहीं आता। सन 1987 को याद करो, जिस कांग्रेस के पास सन 1984 में 450 मेंबर पार्लियामेंट थे, तो ये कहते थे ये 100 साल खत्म नहीं होगी। हमने उस कांग्रेस को न केवल अपने स्टेट से पार किया था, बल्कि देश से भी सत्ता से पार करने का काम किया था। 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल जब जेल में थे, जेल से बाहर निकले, तो कैसे जनता पार्टी में रह करके उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से पार करने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने तो 2000 में हमारी जब गवर्नमेंट बनी है दोबारा, उस वक्त भी तो हमने लोगों का ही विश्वास सरकार बनाई है। अब भी हम लोगों का विश्वास करते हैं। लोगों का विश्वास अगर हमारे प्रति नहीं होगा तो फिर रैली में क्यों आएंगे? सर, उसमें 25 तारीख की रैली के बाद नीतीश जी और लालू जी ने उनकी मीटिंग प्रस्तावित है सोनिया गांधी जी के साथ। महाराष्ट्र में शरद पवार जी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके साथी रहेंगे जो स्टेज पे, वो कांग्रेस से कनेक्टेड है, इसका कहीं असर पड़ेगा आगे? आप ये मान के चलो, कल को कांग्रेस पार्टी को भी जब ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उनको भी सोचना पड़ेगा। जब जनता दल बना था, चौधरी देवीलाल ने जब सारे देश के रीजनल पार्टियों के नेताओं को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया था, तो भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने उस वक्त उस थर्ड फ्रंट को, ताकत को देख करके और ये फैसला किया था कि हम आपके साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी हर हालत के अंदर आने वाले समय में जब ये सारे चेहरे इकट्ठे हो जाएंगे तो सीटों का बंटवारा करके इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप अनकंफर्टेबल नहीं रहेंगे? हम क्यों अनकंफर्टेबल रहेंगे? ये नेशनल लेवल का फैसला होगा, हम कैसे अनकंफर्टेबल होंगे? तो वो गठबंधन सर हरियाणा में अनकंफर्टेबल कोई होगा तो ये मान के चलो, वो नहीं चाहता होगा कि इस देश के अंदर भाजपा सत्ता से पार। जो लोग आज भी भाजपा की गेंद वोट पे खेल, वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तीसरे मोर्चे का ही पीएम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कौन रोकेगा? तो सर तीसरा मोर्चा नहीं रहेगा ना सर, तो ये आमने सामने की लड़ेगी बीजेपी के साथ, कांग्रेस भी आपके साथ। भाई आप एक मान के चलो, वो जो कांग्रेस है वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, थर्ड फ्रंट अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। ये नेता जब इकट्ठे होंगे तो ये अपना अपना तरीके से देखेंगे कि हमने किस ढंग से किसके स्टेट में किसके सिंबल पे चुनाव लड़ना। किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा देने वाले आप अकेले विधायक थे, तो अब किसानों का कैसा सहयोग मिलता है आपको? किसानों का सहयोग मेरे साथ नहीं होता तो इलाहाबाद में सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया था, फिर वो जीत जाते। किसान 100% मेरे साथ था। किसान को आज प्रदेश के नहीं, देश के किसान को मेरे ऊपर ये भरोसा है कि मैं आने वाले समय में भी किसान पे किसी किस्म की सरकार की तरफ से कोई इस तरह के निर्णय लिए गए तो उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा हमेशा हिंदू की राजनीति करती है। अब देखने में आया कल आरएसएस प्रमुख जो है मोहम्मद इलियास इमाम सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।